स्वागत है विजन पॉइंट के सीबीएसई प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो आई होप आप सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी होंगे। तो आप सभी का वंस अगेन स्वागत करते हूं मैं यानी कि आपकी कीर्ति मैम विजन पॉइंट के सीबीएसई प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे आई होप आप सब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने जो हमारे साथ पुराने बच्चे हैं उनका तो क्या कहना, पर जिन्होंने अभी तक अगर सीबीएसई पाठशाला जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सीबीएसई पाठशाला आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है या आपका ऐप आसानी से डाउनलोड हो जाएगा एंड इसके बाद जो मैजिक बिगिन करेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के, परेशानी की। और रिनाउंड मेंटरशिप ऑफ द विजन पॉइंट से आप आसानी से चैट भी कर सकते हो, लाइव क्लासेस हो गए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप इस ऐप को डाउनलोड करते ही आप एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, तो फटाफट इसे डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ अगर हम अब बात करें केमिस्ट्री के डिस्कशन में तो हम लोगों का डिस्कशन जो है वो क्लास 11th का टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई भी है। ठीक है, तो अगर आपने पहले वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, मिस आउट किया है तो उसे जरूर चेकआउट कर लीजिए सो दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर को हो जाए और आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आने लगे। राइट, साथ ही साथ आज जो हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 6। ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 6। इससे पहले आपके ऑलरेडी 5 वीडियोस लेक्चर आ चुके हैं तो आप उनको भी गो थ्रू कीजिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपने कर रखा है तो आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पाई है और कितने अच्छे और सिंप्लीफाइड तरीके से समझा है। ठीक है, तो सारी वीडियोस अपने आप में सुपरसोनिक वीडियोस हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको गो थ्रू कीजिएगा और अपने ब्रह्मास्त्र के साथ आप बच्चे तैयार हो जाइए। यानी कि अपने साथ अपने कॉपी पेन को तैयार रखिए सो दैट जो भी चीज़ें यहाँ से डिलीवर होती है वो आप उसे साइमल्टेनियसली नोट भी करते चलें। राइट, चलिए तो आज का लेक्चर नंबर 6 और स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हमारा स्टार्टिंग तो रहेगा ही, पर बिना किसी ज्ञान की बातें की हम लोगों की चर्चा चलने वाली नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कुछ मिनट के लिए। क्या कहते हैं ना, बोलते हैं ना एक मोटिवेशन लाइंस जो होती हैं वो हमें इस वीडियो तक मोटिवेटेड रखने वाली है फाइनली। और आज का लाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, कहा जाता है कि जो रास्ते होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। क्यों कहा जाता है ये भी आज समझ जाएंगे, क्योंकि बस लोग हिम्मत हार जाते हैं और कह देते हैं कि रास्ते ख़त्म हो गए, बट जो राही होता है ना, जब वो चलने को आता है तो वो चलता जाता है और रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। बस क्या होता है, लोगों की हिम्मत हार जाते हैं कि अरे हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, पढ़ लिया, अरे 1 घंटा पढ़ लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इंस्पाइट कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये बच्चे कि हम लोग अपने आप को हार जाते हैं। हम हार जाते हैं कि हमसे अब ये नहीं होगा और वो पॉइंट में ही आपको सोचना होगा कि नहीं, जब बाकी सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं करके देखूंगा और दिखाऊंगा भी। ठीक है, क्या करूंगा, मैं करके देखूंगा और दिखाऊंगा भी। हो सकता है मुश्किलें बहुत आए बट आप अपने आप पे बिलीव रखना तो आप जरूर उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, क्योंकि तैरना सीखना तो है। ठीक है, क्योंकि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारों में बैठ के कोई गोताखोर नहीं बनता। ठीक है, कहा जाता है ना कि बिना किसी चीज़ में, जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो, जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं उसकी गहराई का अंदाज़ा आपको नहीं होता है और आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हो। तो वैसे ही जैसे कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, पानी में डुबकी लगानी होगी, डूबोगे भी, सीखोगे भी, तब जाके आप क्या है एक अच्छे प्रोफेशनल क्या है स्विमर बन पाते हो। ऑन दी सिमिलर रोड लाइफ की भी जर्नी ऐसी होती है, किसी चीज़ को भी अधूरा छोड़ने से पहले
ये सोचो कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। उस बात को हमेशा ध्यान रखना बच्चा, तब आप चीज़ों को बड़े आसानी तरीके से कर जाओगे। और मैं तो यही कहूँगी कि मुश्किलों से कभी नहीं डरना चाहिए, और अगर कोई मुश्किल आई तो समझ लेना उसका जो फ्रूट है, जो उसका फल है ना, उस मेहनत के बाद जो मिलेगा वो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्या आज आप सीखने वाले हैं, यानी कि मूव करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो आज का क्या खास बात रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे में, आज हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आज अपन लोग चर्चा करेंगे अबाउट द पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट एंड फजन्स रूल के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोग बॉन्ड पैरामीटर के बारे में बात कर रहे थे। पिछले टर्म पे हमने रेजोनेंस बॉन्ड, एंगल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में चर्चा की है। आई होप आप सबको हर चीज़ सुपर तरीके से क्लियर होगा। बट इंस्पायर्ड कोई दिक्कत है तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पता है, आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव के टाइम से बिना समय गवाए, और अपना ब्रह्मास्त्र भी आप लोग रेडी रख लीजिएगा। और साथ ही साथ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको शेयर की गई थी कि अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, राइट। तो चलिए आज की बात, हमारी जो पहला टॉपिक है दैट इज योर द पोलैरिटी एंड द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इस पे अपन लोगों को चर्चा करना है कि पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो जब हम कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक वर्ड आया था पोलर कंपाउंड या पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल सिखाया था, किसका, HCl का ही एग्जांपल लिया था। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो H है और ये जो Cl है, ठीक है, H के पास आप देख रहे हो तो इसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन का जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इन्होंने डिसाइड किया कि यस अब हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये लोगों ने रजामंदी से इनकी क्या हो रही है, इनके बीच में शेयरिंग हो रही है, दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बट अब क्या है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ठीक है। क्या है, डिफरेंस है। क्लोरीन को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये रिच वाला बच्चा है वो, ठीक है, पैसा वाला, खूब इसका ढौस जमाता है, मेरे पास इतना है, मेरी चीज़ लेगा तो जब मैं मांगूंगा दे देना, ठीक है। और ये प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है जो कहता है ठीक है मुझे तो ज़रूरत है, आपने मेरी मदद की तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप ले लेना, ठीक है। तो ये इस पर ढौस जमाता है। तो ये करता क्या है, ये इस इलेक्ट्रॉन को बीच में ना रहने देने की वजह से क्या करता है, अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर लेता है। तो ये जो लोन पेयर कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, मोर ओवर किसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्लोरीन की तरफ ड्रिफ्ट होता, या पुलिंग इफेक्ट क्लोरीन का ज़्यादा है तो वो क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है, और इस पे ऑन दी होल पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तब हम इसे क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ऑन दी सिमिलर नोट, ये पोलैरिटी क्या होती है, तो पोलैरिटी का फंडा भी वहीं पे है। क्या है कि डाइपोल मोमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। किसमें होगा सेपरेशन ऑफ चार्ज, कोवलेंट कंपाउंड में। जब क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, तब वहाँ पे क्या डेवलप होगी, तब वहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो रही है ऑन द सिमिलर लोड लाइक दिस, है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है जब क्या है, पोलैरिटी डेवलप होती है, तो वहीं पे आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, राइट। नाउ दे कैन अकर बिटवीन 2 आयंस इन एन आयनिक बॉन्ड में भी हो सकता है, ठीक है, और इन बिटवीन द एटम्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड की बात की जा रही है, तो आपने बॉन्ड तो 2 टाइप के पढ़े हैं, उन दोनों में हो सकता है। डाइपोल मोमेंट अराइजेस फॉर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वहाँ पे आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। और जितना ज़्यादा, द लार्जर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द लार्जर विल बी द डाइपोल मोमेंट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होगी, यानी कि जितना पुलिंग खींचातानी होगी, उतना चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज़्यादा चार्ज आएगा, उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। आखिर में डाइपोल मोमेंट होता क्या है ये भी समझ लो। क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेपरेशन इज ऑल्सो अ डिसाइडिंग
फैक्टर इनटू द साइज ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो चार्ज सेपरेशन तो हो रहा है पर उसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है ना, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन एटम, तो उसके डिस्टेंस के ऊपर भी क्या है आपका डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। द डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ओवरऑल इतनी जो कहानी अपन लोगों ने चर्चा किया उसको वन शॉट में हम लोग ये कह सकते हैं What is dipole moment? तो it is the measure of the polarity of the molecule, यानी मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी है उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है। तो डाइपोल मोमेंट विल हेल्प यू आउट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यस यहाँ पे पोलैरिटी है। तो पोलैरिटी क्या होता है ये समझ में आया, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। बड़े ही सिंपल तरीके का आपका फॉर्मूला है जहाँ पे म्यू जो है वो आपका डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है और बराबर क्या होता है क्यू, यानी कि चार्ज जो हो गया सेपरेशन जो चार्ज का हो गया इनटू क्या हो गया इनटू आर हो गया, यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, चार्ज सेपरेशन का जो डिस्टेंस है उसी को अपन लोग क्या कहते हैं आर, यानी आर जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्यू चार्ज को, और म्यू जो है वो डाइपोल मोमेंट जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो फाइनली व्हाट वी कैन से अबाउट डाइपोल मोमेंट इज व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अपोजिट साइन and equal magnitude are separated by a distance, an electrodipole is क्या होगा स्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो क्या होगा अपोजिट चार्ज तो होगा, साथ ही साथ उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, पर जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चा लोग वो याद रखना कि वो कैसा होगा इक्वल होगा। तो बट ऑब्वियस है कोई नई चीज थोड़ी ना बताई, बट ऑब्वियस है। कैसे बट ऑब्वियस है, देखो अगर अपन लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की तो NaCl होता है तो ये Na पॉजिटिव होता है, तो ये मोनो पॉजिटिव हो गया, ये क्या है नेगेटिव है तो ये मोनो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर अपन लोग क्या बात करते हैं, अपन लोग बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे देखो कैल्शियम जो है और ये क्या है Cl2 है, तो आपको पता है कैल्शियम क्या होता है +2 इसकी वैलेंसी होती है, और यहाँ पे क्या है क्लोराइड का क्या है -1 होता है, तो यहाँ पे 2 क्लोराइड मिला है, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज ओवरऑल है। ठीक है, और 2 पॉजिटिव है तभी तो कंपाउंड बने हैं। सिमिलर चीज यहाँ पे भी बताई गई है कि अपोजिट साइन तो रहेगा पर मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ द साइज ऑफ द डाइपोल इज मेजर्ड बाय इट्स डाइपोल मोमेंट। जो साइज है डाइपोल की वो किससे मेजर की जाती है, डाइपोल मोमेंट से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है कि डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन अ डे बाय यूनिट। ठीक है, तो ये एक MCQs टाइप में आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, या फिर पूछा जाएगा क्या कि डेबे इज द यूनिट ऑफ व्हाट। तो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में और आपके पास ऑप्शन आएगा तो यू आर गोइंग टू क्लिक क्या कि ये आपका क्या है डाइपोल मोमेंट का है, और डाइपोल मोमेंट का ही यूनिट क्या है डेबे है, DBYE। ठीक है, तो डेबे जो यूनिट है वो किसकी है डाइपोल मोमेंट की है। एंड व्हाट इट इज विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, एंड 1 डेबे जो होता है वो इक्वल होता है 3.34 इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर। किसके -30 सेंटीमीटर। तो याद रखोगे क्या याद रखोगे कि 1 जो डेबे है, ठीक है, ये जो यूनिट है ये किसकी है डाइपोल मोमेंट की है, और इसकी वैल्यू क्या है 3.34 इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है डेबे है। तो ये बेसिकली क्या है आपकी जो डाइपोल है उसका मोमेंट को बताता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए यूनिट जो है वो डेबे है। और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है तो वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि म्यू बराबर क्या है क्यू चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 चार्ज। ठीक है, चार्ज सेपरेशन की जो डिस्टेंस है उससे अपने मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपन लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि क्या होता है डाइपोल मोमेंट। और एक चीज और याद रखना कि अगर किसी का डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है, या तो 0 हो सकता है या 0 से क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी का डाइपोल मोमेंट 0 है इसका मतलब, अगर डाइपोल मोमेंट 0 इसका मतलब उसमें क्या है वो नॉन पोलर है। ठीक है, कैसा है वो नॉन पोलर है, उसमें पोलैरिटी नहीं है।
पर अगर आपका म्यू का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो क्या क्लिक करेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या कैलकुलेट कर रहा है, चार्ज सेपरेशन को कैलकुलेट कर रहा है। तो ऑन द सिमिलर नोट अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब इसमें क्या है, इसके अंदर पोलैरिटी है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज सेपरेशन है। ये बात आपको यहाँ से पता चलती है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, तो ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है कि इस पे क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अपन लोग एग्जांपल लें तो पहला एग्जांपल जो आपके पास और आपके सामने है वो है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। तो आने वाले बेहतरीन लेक्चर्स में, यानी बहुत ही अवेटेड आपके लेक्चर्स जो हैं, उनमें आप लोग मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, जो स्ट्रक्चर है, शेप है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो बाय द टाइम टेंशन और लोड बिल्कुल नहीं लेना है, हर चीज़ आप समझोगे और इसी प्लेटफॉर्म पे समझ के जाओगे और ऐसा समझ के जाओगे कि आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तक टाइम में समझें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन है, मैम ऑक्सीजन पे 2- होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 4- चार्ज हो गया और यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज सेपरेशन होगा, बट ना बेटा ऐसा होता नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलता है, अगर इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, बेचारा कार्बन जो है वो बीच में है, ठीक है। सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन इस तरीके से लगा हुआ है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये जो साइन है ना, ये इस तरीके से अपन लोग साइन जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये डाइपोल मोमेंट को दिखाने के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका मतलब यही होता है कि ये जो ए है और यहाँ पे जो बी है, तो ये जो बी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी पुलिंग इफेक्ट इस तरफ, यानी बी जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये पुलिंग इफेक्ट को दिखाता है कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, तो अब ये कार्बन क्या है, बीच में है और ये दोनों ही साइड क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों साइड एक ही स्ट्रेंथ के पहलवान है और खींच रहे हैं। तो आप सोचिए, जब दोनों साइड से सेम फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑन द सिमिलर नोट जब डाइपोल सेम, यानी कि इस वाले ऑक्सीजन का डाइपोल और इस वाले ऑक्सीजन का डाइपोल क्योंकि इक्वल और अपोजिट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका म्यू का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो CO2 है वो कैसा है, वो आपका नॉन पोलर है। कैसा हो गया, ये नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। क्लियर हुई बात, जो यहाँ पे मैंने बात आपको लिख के रखी है, ठीक है। दूसरा, अगर अपन लोग वाटर के पास जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, तो वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो ना वी शेप का होता है, ठीक है। तो आपको पता है सारी चीजें मैंने बोला ना, कुछ भी चीज मिस आउट नहीं होगी। वी शेप इसका होता है, बेंड शेप होता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये ऑक्सीजन जो है, तो ये इसका नेट, मैं कलर चेंज करूँ जिससे आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से दिखे, तो ये क्या है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। तुम बोलोगे यस मैम, आप एकदम सही कह रहे हो कि ये तो इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। यहाँ इसका भी, हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है, इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। तो नेट अगर देखोगे, ओवरऑल देखोगे, तो रिजल्टेंट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये डाइपोल क्या है, ऊपर दिखता हुआ दिखेगा। इसीलिए इसका नेट डाइपोल क्या है, कुछ ना कुछ आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 तो नहीं होगी, यानी इसमें पोलैरिटी प्रेजेंट है। ये आपका कैसा होगा, पोलर होगा, यानी इसमें क्या होगी, पोलैरिटी प्रेजेंस होगी। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ म्यू जो वाटर का होता है वो 1.8 डी डेबे होता है। और मैंने आपको डेबे की तो वैल्यू अभी बताई थी, कितनी थी, 1 डेबे जो है बेटा वो याद रखना, वो होता है 3.34 × 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस इसी से मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट द आंसर इन द सेंटीमीटर, ठीक है। वो आपको क्या है, वो सेंटीमीटर में मिल जाएगा, ठीक है। यही तो मैंने आपको अभी बताया था, ये यूनिट थी। तो ये आपका क्या है, सेंटीमीटर में आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप डेबे भी लिख दोगे तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये कैसा है, म्यू 0 आया तो क्या कहेंगे, नॉन पोलर। म्यू नॉट इक्वल टू 0 आया तो कहेंगे इसमें पोलैरिटी है, चार्ज सेपरेशन है, यानी कि मॉलिक्यूल जो भी आपका क्या है, पोलर नेचर का है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल है, वेरी इजी एग्जाम्पल है, जो आपका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज अमोनिया, यानी कि NH3। तो NH3 भी है, ये भी आपका कैसा होता है, ये भी होता है पोलर,
ठीक है, यानी इसकी भी म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगेन स्ट्रक्चर डिपेंडेंट, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वही बेसिकली नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरफ, ये इस तरफ और इस तरफ, तो नेट डाइपोल जो मोमेंट है वो आपको किस तरफ दिखता हुआ दिखेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल है एंड इट कम्स आउट टू बी 1.48 डेबे। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करते हैं वेरी कॉमन एग्जाम्पल और आपके स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है कि कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो ये क्या है, BF3। ठीक है, BF3 अगेन मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रक्चर पे डिपेंड होगा, ऐसे नहीं बता दोगे कि मैम फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका, और ये क्या करेगा, इसमें चार्ज सेपरेशन होगा, पोलैरिटी होगी, तो ना बेटा ऐसा नहीं होगा, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। एंड जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, बोरॉन बीच में होता है, फ्लोरीन जो है वो क्या है, इक्वेटोरियल आपका पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा प्लेन में फॉर्म होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेन इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो ज़्यादा है ही, तो ये देखो यहाँ पे ये वाला फ्लोरीन जो है ये इस तरफ पुलिंग कर रहा है, सही बात है, ये भी इधर कर रहा है, ये भी इधर कर रहा है। अब देखो जो ये दोनों हैं एक साइड है, किसी भी दोनों को ले लो, इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो वो कहाँ आएगा, वो यहाँ कहीं आएगा, तो यानी कि पुलिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, कैसा दिख रहा है आपको, पुलिंग इफेक्ट इस तरफ दिख रहा है, ऑन द सेम साइड इधर भी तो फ्लोरीन है, उसका भी इफेक्ट है, यानी नेट जो है, नेट जो मोमेंट है वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, यानी कि ये अभी भी आपका क्या है, नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, कैसा होगा बेटा, ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो आएगा वो यहीं पे आएगा, यानी F1 और इसको F2 कर दो तो F1 F2 का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो वो आपका क्या आएगा, इधर ही आएगा। और ऑन द सेम साइड आपके पीछे की तरह यहाँ पे भी एक फ्लोरीन बैठा है, तो नेट जो आउटकम होगा डाइपोल मोमेंट वो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। सुपर एग्जाम्पल, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो चलिए एक और छोटू सा एग्जाम्पल अपन लोग लेते हैं, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। ठीक है, तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 जो है ये भी आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी जो म्यू की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, यानी कि ये भी जैसा कैसा मॉलिक्यूल है, ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नॉन पोलर है, होता क्या है बेसिकली, क्लोरीन जो है ये इसकी 4 क्लोरीन एटम जो है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, साथ ही साथ अगर आप डाइपोल मोमेंट को देखोगे तो वो क्या होगा, तो वो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे इस तरफ खींचता हुआ, इसका भी दिख रहा है इस तरफ और इसका भी दिख रहा है आपको इस तरफ। तो नेट अगर आप तीनों का देख रहे हो, ठीक है, कैसा है, टेट्राहेड्रल शेप है, तो ये आपको क्या है, कार्बन यहाँ पे समझो बीच में है, ये इसका ऊपर वाला क्लोरीन है और 3 क्लोरीन जो है वो यहाँ पे 1 2 और ये 3। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं, तो तीनों का जो नीचे का आता है नेट डाइपोल वो क्या है, पूरा ओवरऑल क्या है, एक ही तरफ दिखता है, यानी इस साइड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पूरे का नेट, और यहाँ पे इसी के जस्ट अपोजिट एक और क्लोरीन ऊपर बैठा हुआ है, तो वो भी क्या है, सेम इफेक्ट से यहाँ पे खींच रहा है, तो इसी वजह से ये जो म्यू है इसकी ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ओवरऑल फंडा जो है वो क्या याद रखना है कि म्यू जो होता है वो बराबर क्या होता है, Q × R तो होता ही है। ठीक है, साथ ही साथ म्यू की जो वैल्यू होती है वो डेबे में हम लोग निकालते हैं डेबे में, और 1 डेबे जो होता है वो 3.34 × 10⁻³ सेंटीमीटर में अगर हम लोग करें तो ये आएगा। साथ ही साथ जो ये म्यू है, ये मूवमेंट जो है ये मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री पे यानी कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है, हम ऐसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको यहाँ पे इसके थ्रू पता भी चली, और डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, पोलैरिटी की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हुई, तो बहुत बढ़िया। साथ ही साथ नोट भी करते चलना। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग बात, आफ्टर नोइंग द पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का काम आता है जिनका नाम था फजान। ठीक है, जिसको हम लोग फजान रूल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये फजान रूल जो है ये बहुत ही स्पार्किंग बात इन्होंने बताई थी और तहलका मचा दिया था। ऐसी क्या बात कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी बॉन्ड
आइदर ऑफ द बॉन्ड अगर आप लेते हो, तो जैसे कि अगर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड लेते हैं तो ये कहा गया कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है 100% कोवलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वहां पे आयनिक कैरेक्टर होगा। ऑन द सिमिलर नोट्स ये भी बात कही जा सकती है कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड है तो वहां पे कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर तो होगा ही, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। तो कह सकते हो प्योरली आप किसी भी बॉन्ड को कोवलेंट नहीं कह सकते, प्योरली किसी भी बॉन्ड को यानी 100% कोई भी बॉन्ड आपका कोवलेंट या आयनिक नेचर नहीं होता, उसमें अपने अपोजिट यानी कि या तो आयनिक वाले में कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कोवलेंट वाले में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात किसने बताई थी, फजन ने बताई थी। और इसी रूल को अपन लोग क्या कहते हैं, फजन रूल के नाम से जानते हैं। और सिंपल से वन लाइन में अगर अपन को डिफाइन करना है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नन ऑफ द बॉन्ड इज 100% आयनिक और कोवलेंट। कोई भी बॉन्ड अपने आप में 100% आयनिक या कोवलेंट नहीं होता है। यही इंपॉर्टेंट रिमार्क जो था, रूल था, वो फजन ने बताया था, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कुछ पैरामीटर्स को सेट किया था, जैसे पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजिंग पावर हो गया, और पोलराइजेबिलिटी की बात यहाँ पे की गई थी और उसी के बेसिस पे ये बात बताया गया था। वैसे कोवलेंट वाले में तो आपको दिख ही रहा था, जैसे अगर अपन लोग HCl की ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, HCl का ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको यही तो देखने को मिलता है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट स्टिल इस पे कैसा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव आता है। और आपने सुना था कि जब क्या है पार्शियल पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है। तो यही बात तो यहाँ पे प्रूफ भी तो हो रही थी इनडायरेक्टली, और फजान ने इसको वेल डिफाइंड तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से अपन लोगों को बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 पैरामीटर्स हैं, तीनों पैरामीटर्स को अपन लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब ये टर्म क्या है, पहला टर्म है पोलराइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, कौन पोलराइज हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक दोस्त है आपका, अगर वो कुछ बात कहता है, ठीक है, हम मम्मी पापा की बात, बहन की बात तो साइड में रख देते हैं, पर अगर हमारा दोस्त कुछ हमसे कहता है तो हमें लगता है वाह, इससे अच्छा और इससे सच्चा कोई है ही नहीं, और ये जो बात कह रहा है वो एकदम सच कह रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, इसको वैसे मत लेना, बस समझने के लिए लेना कि यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब यही होता है, इट इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द स्फेरिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू एन असिमेट्रिकल क्लाउड, ठीक है। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है, कोई क्या है, जैसे वो दोस्त जो है अपनी बात को बता रहा है आपको, या कुछ भी बात मनवा रहा है तो वो आपको क्या है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वैसे ही पोलराइजेशन क्या होता है कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये डिस्टॉर्ट कर रहा है स्फेरिकल सिमेट्रिकल, यानी कि ये जो शेप है आपको दिख रहा है ना, ये सर्कुलर है, पर यहाँ पे कोई अलग से बंदा आया, उसने क्या किया, इसको पोलराइज किया, ठीक है। पोलराइजेशन क्या, जिसकी वजह से जो इसका स्फेरिकल शेप, आप स्फेरिकल शेप ना होके डिस्टॉर्ट हो गया। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या है, डिस्टॉर्ट का मतलब चेंज हो गया, ठीक है। गोला था, गोल पिंड था, अब गोल पिंड ना होके ये क्या हो गया, कुछ यूं ऐसा तरीके का आपको शेप करता हुआ दिख रहा है, यानी शेप में चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज टू डिस्टॉर्ट एन इलेक्ट्रिक क्लाउड इज नोन एज पोलराइजेशन। उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, पोलराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी का क्या कहेंगे, उसी को अपन लोग कहेंगे क्या, पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। क्या कहा जाएगा, उसी को पोलराइजेशन कहा जाएगा। समझ में आया। तो व्हाट इज पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन वो इफेक्ट है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, जो पोलराइजिंग एजेंट है वो पोलराइज कर रहा है, उसके शेप को डिस्टॉर्ट कर दे रहा है, उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, पोलराइजेशन वर्ड के नाम से जानेंगे। यानी द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज पोलराइजेशन, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया, नोट्स कर लेना इस बात को। साथ ही साथ दूसरा क्या है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। ये तो पोलराइजेशन वो प्रोसेस हो गया जिसमें क्या हो रहा है, जो शेप है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है बाय अ पोलराइजिंग फैक्टर, ठीक है। इसी को अपन लोग पोलराइजेशन कहा। वैसे ही पोलराइजिंग पावर क्या होगी, किसी की कैपेबिलिटी, किसी की क्षमता जो क्या कर रहा है, पोलराइजेशन को क्रिएट कर रहा है या कर रहा है, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या हो गया, इट इज द एक्सटेंट टू विच, ठीक है, किसका पोलराइजेशन होगा, विच अ कैटायन कैन बी पोलराइज्ड
एन एनायन, जितना क्या करना है, द एक्सटेंट टू विच अ कैटायन कैन पोलराइज, किसको पोलराइज करेगा, एनायन को पोलराइज कर रहा है। तो याद रखना पोलराइजिंग पावर जो होती है वो किसकी होते हैं, कैटायन की होती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एनायन को पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है। अपने छोटे से साइज से वो क्या कर रहा है, एनायन के जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उसको खींच रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड है वो शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है और इवेंचुअली वो आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो रहा है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी ऑफ व्हाट, कैटायन। ठीक है, तो कैटायन क्या करता है, पोलराइज करता है। ठीक है, साथ ही साथ इट इज प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू वॉल्यूम, यानी चार्ज टू चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा, चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो को ही चार्ज डेंसिटी कहेंगे। एंड द पोलराइजिंग पावर ऑफ अ चार्ज डेंसिटी, मोर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर फॉर द कैटायन। जितना ज्यादा पोलराइजिंग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी होगी कि वो क्या कर दे, एनायन को पोलराइज कर दे। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर समझ में आया क्या होता है, यानी कि वो कैटायन जो क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसको पोलराइज कर दे, उसका पावर दिखा दे, यानी कि क्या करेगा, पोलराइज करने की क्षमता जो है, पावर जो है, उसी को अपन लोग क्या कह रहे हैं, पोलराइजिंग पावर कह रहे हैं। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी, यानी एबिलिटी टू गेट पोलराइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया ये क्या है, किसकी होगी, कैटायन की होगी। बात गांठ बांध लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो बात है वो यही बात बांध लेंगे कि पोलराइजिंग पावर जो होती है वो कैटायन की होती है और एबिलिटी जिसकी होती है, कौन पोलराइज हो रहा है। तो ये पिक्चर बच्चा हम लोग अपने दिमाग में याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि वो किसकी होती है, वो होती है एनायन की। ठीक है, वो किसकी होती है, वो होती है एनायन की। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है, इट इज द एक्सटेंट टू विच एन आयन कैन बी पोलराइज। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द ईज विथ विच आयन कैन बी पोलराइज। Polarization is the distortion in the spherical symmetrical electron cloud to an asymmetrical cloud, यानी कि आपके एनायन की। ठीक है, समझ में आई। तो गांठ बांध लेना, क्या फजान रोल क्या था, इन्होंने पोलराइजेशन के बारे में बताया था। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या भी होती है, पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो एनायन के कॉन्टेक्स्ट में होती है। पोलराइजिंग पावर जो होता है वो किसका चलता है, कैटायन का चलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो फजान रूल इन्होंने ये पूरी कहानी जो बताई थी, इसका ये जो रूल है वो किसके फैक्टर्स पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको इस पिक्चर में अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये बेचारा हमारा छोटू सा क्या है, कैटायन है। ठीक है, और कैटायन तो है पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाला है। वो क्या करते हैं, एनायन जिसकी साइज जो होती है बड़ी। एक बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्या याद होनी चाहिए और आपको पता भी होगा आई होप, क्या कि अगर हम लोग साइज देखते हैं तो एनायन की जो साइज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बड़ी होती है। फिर किसकी होती है, फिर होता है आपका एटम। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर होता है आपका एटम का साइज एंड देन किसका होता है, देन होता है कैटायन का साइज। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर साइज में अगर देखेंगे तो क्योंकि एनायन में क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, साइज बढ़ेगा। एटम से एक ज्यादा यानी साइज बढ़ा, एटम से एक कम छोटा कैटायन बना। तो ये जो कैटायन है, जो छोटा पैकेट है, यही बड़ा धमाका करता है। ये क्या करता है, जो ये आपका एनायन है, ठीक है, ये एनायन है, मैं इसको सर्कुलर बनाती हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा और इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, न्यूक्लियस पास में है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींचते खींचते इसको यहाँ तक लेके आ जाएगा। और इसका जो शेप है वो प्यारा सा पहले सर्कुलर था, स्फेरिकल था, अब वो क्या हो गया, अब वो आपको डिस्टॉर्टेड दिखेगा। किसकी वजह से, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की वजह से। और ये जो बेचारा एनायन था, तो एनायन जितना ही बड़ा होगा उतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उतने ही अच्छे तरीके से आप उसे बहला फुसला के ले जाओगे। तो यानी कि ये जो एनायन है इसके इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है, यानी इसकी क्या देखोगे, इसकी पोलराइजेबिलिटी देखोगे, एबिलिटी इसकी कितनी है, तो वो पोलराइजेबिलिटी और यहाँ पे पोलराइजिंग पावर। तो यहाँ क्या मिल रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द एनायन, दैट इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द एनायन। और यहाँ पे क्या है, एनायन का जो डिस्टॉर्ट हो गया। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। अब अपन लोग फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो साइज ऑफ द आयन की अगर अपन लोग लेते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन द ग्रेटर द लार्जर एक्सटेंट ऑफ द एनायन
कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ द आयन की अगर बात करते हैं तो जितना स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगा, द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, उस आयनिक बॉन्ड में उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दूसरा क्या है, चार्ज ऑफ कैटायन। तो ये सिंपल सा है, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, उतना ज्यादा ही आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होगा जितना ज्यादा चार्ज होगा। जैसे अगर Al3+ हुआ तो इसमें ज्यादा होगा, Mg2+ में उससे कम, और Na+ में क्या होगा, उससे भी कम। तो सोचो, खुद ही सोचो, यहाँ पे एल्युमिनियम 3+ चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका बेसिकली क्या हो रहा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। ऑन दी होल उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी अपन लोग लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहो तो ये क्या है, मेटल, कोई भी मेटल है उसके फॉर्म में लिख लो। तो अगर आपका एक मेटल है जिसपे 3+ चार्ज है और जिसपे 2+ चार्ज है और जिसपे क्या है +1 चार्ज है, तो जिसपे ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होगा इन दी आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फॉर कैटायंस विद द सेम चार्ज एंड द साइज, अगर कोई ऐसा कैटायन है जिसका साइज और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, क्या होगी, N-1G। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे लोग सिंपल सा है कि अगर वो ट्रांजिशन मेटल होगा, ठीक है, क्या होगा, वो कैसा होगा, ट्रांजिशन मेटल, यानी कि क्या होगा, D ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तभी तो D ब्लॉक आ रहा है। तो D ब्लॉक का एलिमेंट होगा which is found to be in transition element have greater covalent character, यानी कि उसकी कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगी, ज्यादा होगी, इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी देन द कैटायन विद द NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज कॉमनली फाउंड इन द एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ओवरऑल कहानी पिक्चर का बस यही है कि ट्रांजिशन मेटल की पोलराइजिंग पावर विल बी ग्रेटर एक्सटेंट विथ रेस्पेक्ट टू एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिस्पेक्ट में, एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में D की पोलराइजिंग पावर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो इन फैक्टर्स को ध्यान रखना है किसमें, फजान रोल में। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। और आसानी से कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो जस्ट रिपीट वंस, बट इंस्पाइट अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट को भी रेगुलर इंटरवल पे विजिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मिल जाएगा और कोई भी अपडेट आप मिस आउट नहीं करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से जाना और समझा होगा। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से डिलीवर की गई होगी उन सारी चीजों को अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए उनको नोट डाउन भी किया होगा। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सुपरसोनिक लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।